So, audience, today I have a नेट में talk कोई इशू है related मैं to environmental challenges, especially at workplace, and also I would like to cover that how a person should behave in a certain environment. There are a lot of problems, especially in Pakistan, जैसे कि हमारे बहुत सारे environmental problems भी हैं, हमारे डोमेस्टिक भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं. So there is a long list, but generally we would like to cover by ma'am Tuba Taher. She is a psychologist and NLP therapist. So we would like to listen at how she can guide us, and also first of all would like to ask about her experience कि उन्होंने साइकोलॉजी में कैसे कदम रखा, उनको क्या इंटरेस्ट हुआ, क्या उनकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस थे कि शी बिकम कोच और थेरेपिस्ट एंड ऑल डैट. तो थैंक यू मैम, प्लीज़ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच अली फॉर एन वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, बट थोड़ी सी मैं क्लेरिफिकेशन इसमें दे दूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने एनएलपी कोचिंग या सर्टिफिकेशन की वो थेरेपिस्ट है, बट आई स्टिल फील दैट उसको एनएलपी कोच तक या टाइमलाइन थेरेपिस्ट तक रखना ही महदूद है. थोड़ा सा मैं एनएलपी के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज काफ़ी चीज़ें मिक्स्ड हो जाती हैं उसमें. एनएलपी लाइक अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, इसको आसान ज़बान में कहते हैं कि इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ें रिसीव करता है. जो हमारे 5 सेंसेस हैं, तो कुछ बहुत जैसे विजुअली बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग फील बहुत करते हैं. सो न्यूरोलॉजिकली हम काइंड ऑफ समझने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा सोचता किस तरह. जैसे मैं बहुत फीलिंग वाली बनती हूँ, तो आई वुड यूज़ वर्ड्स लाइक आई फील. बट अगर बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान, तो आई थिंक, अगर राबिया सुनने की सलाहियत ज्यादा रखती, तो राबिया माइट यूज द वर्ड दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. तो हम पहले समझते हैं कि बंदा या बंदी रिसीव इंफॉर्मेशन के सेंसेस से एक्टिव की हुई है उसने. ठीक है, सो वी लर्न अंडरस्टैंड दैट. फिर लिंग्विस्टिक है इसकी, फिर हम उसकी लैंग्वेज को भी समझते हैं कि वो किस तरीके से वो वर्ड्स को यूज करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन. फिर उसकी मदद लेके हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो उसके अनहेल्दी इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो गए, मेंटल ब्लॉक्स हो गए, एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया. लेकिन एज एन एनएलपी कोच हम इक्विप्ड नहीं है कोई मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए. उसमें आप साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं. तो दीज आर द माय एरियाज. इसमें मैंने कदम इस तरीके से रखा, दैट आई हैव ऑलवेज बीन टीचिंग फॉर अबाउट पास्ट 6 years, एंड मेरे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की तरफ होते थे. ये तो अब जाके हमें अवेयरनेस आई है. मैं वैसी टीचर्स आई थिंक बड़ी अच्छी काउंसलर्स ही होती हैं, वो जी लोगों जी. की बच्चों की बातें सुन रही होती है, उनको हेल्प कर रही होती है. और यूनिवर्सिटी में ऐसे हुआ कि जब वो मेरे हम उम्र या लाइक 20s के जो स्टूडेंट्स थे, उनसे मैंने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया. और मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड सुसाइड एट द यूनिवर्सिटी, और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और कोई ऐसे साइंस नहीं थे जिसमें मुझे लगे कि शी नीडेड हेल्प. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प कर रही होती हूँ, व्हाई डोंट आई गेट अ सर्टिफिकेशन वेयर आई एम मोर इक्विप्ड टू हेल्प देम. तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ. और मेरी जो मैंने मास्टर्स और मेरा थीसिस आर्ट एजुकेशन में. तो अब अपार्ट फ्रॉम हर स्टूडेंट की नीड अलग होती है, तो कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, तो मैं उनकी आर्ट के थ्रू थेरेपी करती हूँ. कुछ लोगों को म्यूजिक अच्छा होता है, तो या म्यूजिक या. मेडिटेशन होती है या सिंपल मेडिटेशन होती है. कुछ लोग बहुत जैसे प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके लिए एनएलपी वर्क करती है. तो आई हैव लाइक अ सेट ऑफ टूल्स, एंड क्लाइंट एंड आई एक्सपेरिमेंट कि किसके लिए क्या वर्क करता है. सो दैट्स वेरी ब्रीफली अबाउट मी. ओके ओके. सो इसमें मैम थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो हमारे स्पेशली आपने जैसे कहा चिल्ड्रन का जिक्र किया, उनके तो आई थिंक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या जिस तरह वो एक साइकोलॉजी है दैट इज़ सम हाउ डिफरेंट देन अडल्ट. बट हमारे जनरली व्हेन वी गेट समथिंग काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव थॉट, सो एवरी पर्सन हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू रिएक्ट. कोई अपनी नेचर के मुताबिक, ज़ाहिर है हम कहते हैं जिसकी नेचर ऐसी है या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप रोड पे जा रहे हैं उसके रिएक्शन कर देते हैं ड्राइविंग के दौरान. लेकिन एक्चुअली हमारे पेशेंट्स की जो इस वक्त सूरत हाल है डेट इज़ वेरी पैथेटिक. हम बर्दाश्त से हमारे बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं. सो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि हमारी क्या ऐसी चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है कॉन्टीन्यूसली कि हम बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं और बजाय पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है. अच्छा, इसके लिए हमने अंडरस्टैंड करना हो कि किसका क्या ट्रिगर है. सो बेसिकली अगर हम आउटर उस सर्कमस्टांस में देखते हैं कि अगर हम मर्दों की बात करें, एक एग्जांपल है, जनरलाइज नहीं करें, कि एक तो वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना,
फिर एक तो 9 to 5 भी नहीं, बड़ी वेग कुछ लोगों की टाइमिंग्स होती हैं कि वो लेट नाइट भी काम करें, ठीक है, पैसे उनकी बढ़ नहीं रहे, ठीक है, हर चीज बहुत महंगी हो गई है, रोड पे बहुत ट्रैफिक है, हम्म। बहुत। सो द पॉइंट इज कि वो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। तब इवेंचुअली जब वो बहुत स्ट्रेस लेकर घर के अंदर आया है, तो औरत अगर घर पे काम कर है तो शी इज डीलिंग विद किड्स, और या जॉइंट फैमिली, उसके ट्रबल्स कुछ और चल रहे हैं। तो उसने कितनी देर, मतलब रात के 8 बजे तक उसने सब्र किया कि मेरा शौहर आएगा, आई विल शेयर वट एवर आई बिन गोइंग थ्रू। वो पूरे जो पैरेलल वर्ल्ड में या। वो बड़ी मुश्किल से आ रहा है, उसको होगा कि यार ये मेरी शी विल हेल्प मी। और दोनों लोग इतनी तकलीफ में जब होते हैं तो रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ पाता, बिकॉज बोथ ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू पेन। या। इसलिए जब आपने वर्क स्ट्रेस की बात की तो हमने ये चीज बहुत बस पल्लू में बांध ली कि आपने अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। बहुत, ये मुझे लगता है कि अनहेल्दी कॉन्सेप्ट है कि ये शख्स आएगा और मुझे ना ठीक कर देगा। हाँ। ये जरूर होता है कि किसी की मौजूदगी में वो आपको फैसिलिटेट कर जी सकता जी है, जी। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अली, मुझे लग रहा है ये आपके इश्यूज है, व्हाई डोंट यू गो फॉर थेरेपी, लेकिन अली ये बिलीव और पूरा वजन मेरे ऊपर जी। इमोशनल बर्डन डाल दे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो वन थिंग दैट यू नीड एवरीबडी इफ ही और शी वांट्स टू, जो हमारा टॉपिक है वर्क एनवायरनमेंट में उसको बेहतरी लेकर आनी है, पहले सबसे पहले अपने साथ बैठिए कि उसको किन चीजों से मसला है, किन चीजों से उसको ट्रिगर्स हैं। फिर आपको उसमें रियलाइज होगा कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी, और उसमें से कुछ चीजें मैं आपको ये बता दूं कि लेट अस स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। ओके। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉस कोई काम ऐसी चीज दे रहा है, ठीक है, या आपको बर्डनाइज कर रहा है, तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट टू द पर्सन, और बहुत दफा लोग एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते ले विदाउट लेते हैं। इवन एजुकेटिंग द अदर पर्सन, राइट। क्योंकि अगेन उनको अवेयरनेस नहीं है, वो सामान अपने ऊपर वजन ले जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट टेलिंग दैट यू नो माई वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल और माई किड्स आर। तो जब तक आप अपनी बात किसी को बताएंगे नहीं, वो नहीं रिसीव, उसको नहीं पता होगा कि वो ये चीज कर सकता है कि नहीं। जैसे इवन जब राबिया, आपने बिल्कुल सही कहा, हाउ वुमेन फील अनसेफ, तो जब अली या आपका मैसेज आया, मैंने मेक श्योर किया कि मैं बताऊं कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, आप मुझे प्लीज बताएं अपने बारे में, यू नो। सो द पॉइंट इज द पर्सन इज एबल टू फैसिलिटेट यू उस तरीके से कि अच्छा यार इसको ये ऐसे फील हो रहा है तो मैं इसको बात कर लूं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप नहीं बोलेंगे, बॉस को कोई वही नहीं आने वाली, वो कभी नहीं सोचेगा कि इसको मैं कम काम दे दूं, या। ठीक है, उसको आपने बताना होगा कि ये। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं काम करने लगी मुझे ये चीज समझ में आई, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की बहुत इमोशनल हेल्प ज्यादा कर रही थी, तो मुझे ऑटोमेटिकली मैं थक जाती थी, तो आउटर वर्ल्ड में ऐसे लग रहा होगा कि ये इतना काम नहीं हाँ हाँ कर हाँ। रही है। ऐसा ही। सो आई हैड टू टेल दैट वंस यू आर टॉकिंग टू समवन, आप बच्चे को, स्टूडेंट्स को या क्लाइंट को अपनी पूरी एनर्जी दे रहे होते हैं, आप उसकी हीलिंग जो कर रहे होते हैं, आपने बहुत अटेंटिवली उसकी बात सुननी होती है। तो कोई कहेगा अच्छा बस तुमने तो बोलना ही तो था, हाँ। तुम्हें सब पता, यू नो। सो यू हैव टू टेल पीपल कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ये तो एक एम्प्लॉय बेस हो गया। दूसरी बात, अगर कोई सीईओ, कोई बड़ा इंसान सुन रहा है जो एक हायर पोजीशन पे, प्लीज अपने एम्प्लॉय से प्यार से बात जी। करें। मैंने कितनी दफा ये चीज नोट की है कि आप, मुझे ये नहीं समझ आता कि जब आपके पास एक हायर अथॉरिटी है, पावर होती आप है। उस जगह पहुंच गए, अल्लाह ने आपको दे दिया, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ये माइंडसेट ही मुझे समझ नहीं आता कि उनका अब मैं तुम्हें जी। बुरा ट्रीट करने की अथॉरिटी रखता हूँ। इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है एम्प्लॉयज को। they leave bad bosses, what I read somewhere कि people don't leave organizations, they leave bad bosses, कि आप अच्छे से उनसे बात करें। और मैंने देखा है कि वैसे लोग, मतलब पाकिस्तान में गिवर्स हैं, जी। उनका वो, आप उनसे अच्छे से बात करें, वो ओवर टाइम कर लें, आप उनको कुछ भी एक चाय ऑफर कर दें, वो कहें चलो यार मेरे बॉस ने मुझे इज्जत देनी। सो if you are in that kind of position, do not be unnecessarily rude, या। एक बैलेंस रखें। फर्म आपको लगता है कि अच्छा ये एम्प्लॉय थोड़ा सा कैजुअली ले रहा है, तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। एंड आई फील लाइक बॉसेस का वर्ड हटा के देयर शुड बी लीडर्स, कि आप अपने एम्प्लॉयज को ऊपर एम्पावरिंग पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करें, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू मेक देम फील पैथेटिक। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप उनके पैसे दे रहे हैं, वो आपके, आई थिंक ये जो होता है ना कि अब मैं तुम मेरे नौकर हो, मैं तुमसे कुछ भी करा सकता हूँ, हाँ। दिस अंडरस्टैंडिंग कि वो इंसान है, उसकी फीलिंग्स है, उसकी डेफिनेटली कोई मजबूरी होगी, वो इधर है, या इस तरह वर्क एनवायरनमेंट करें कि लोग एक्साइटेड हों, लाइक
I want to go to work, I want to make a difference, I want to do something, या ये उसको हायर गोल्स दे दें। और मैंने देखा है कि जो बॉसेस अच्छे होते हैं, काफ़ी साल लोग काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा पे भी नहीं होती, वो काम करते हैं, वो कहते हैं हम मेंटली हमें सुकून है इस एनवायरनमेंट में। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। राबी, आई फील लाइक यू वांट टू ऐड समथिंग। यस, आई वांट टू ऐड कि मुझे आप ये बताइए कि अक्सर फीमेल्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके जो इमीडिएट बॉस होते हैं वो किसी ना किसी तरह उनको यू नो हरास कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली इशू रिपोर्ट हुआ था, तो आई डोंट वांट टू शेयर इट। तो उस तरह की चीज़ें हैं वो फीमेल को फेस करनी पड़ती है, उसे नेक्स्ट डे उसी बंदे के सामने जाके रिपोर्ट करना होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में या आप वेरी भी कॉमन इशू है। अपनी मेंटल हेल्थ, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल। सो इसके काफ़ी अंदर डिस्टर्बिंग अगेन इट हैज़ क्रिएट अ कर देते हैं, लॉट तो टू बहुत डू विद सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? एंड आई स्टिल फील कि औरत के अंदर, इनफैक्ट आई थिंक मर्द के अंदर भी, मतलब अली आप अपना एक्सपीरियंस शो करें, अगर आप कोई लड़की आपको आप में इंटरेस्टेड है, यू आर एबल टू फील दैट। या आई एम नॉट जनरलाइजिंग, यू आर एबल टू फील कि यस देयर इज समथिंग नॉट सो हेल्दी अबाउट दिस पर्सन, ठीक है? उसमें मैं हमेशा आपसे, मतलब ये मेरी कोशिश रही है कि अगर मुझे जरा सी भी ऐसी वाइब आ रही किसी शख्स के साथ, तो मैं, अगर मेरी जो कॉन्वर्जेशंस होंगी वो ईमेल पे कोई दूसरा शख्स भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो भी बात करनी, मेक श्योर कि आपकी विंडो उस सेपरेटली उस शख्स से ना हो। दूसरी चीज, अगर आप उसके कमरे में जा रही हैं या कोई इस तरह जो उनके रूम्स हैं, हमेशा दरवाजा खोल के रखें। आई हैव ऑलवेज डन दैट, यू मेक श्योर द डोर इज ओपन एंड यू बिकम वेरी एडमेंट इनटू दिस कि नहीं सर, मुझे दरवाजा खुला रखना है, आपने जो बात करनी है आप सामने करें बेशक। You know, like anytime they are making this unhealthy circumstances, you make sure that you're bold about it and you're very, you giving that firm thing. Usually I've noticed that anytime you show that you're weak and vulnerable, that gives them also an opportunity कि अच्छा ठीक है, तो अगर आपने उसी setting में रहना है, ठीक है, then these are the few things that have worked for me, that you making sure, या कोई ना कोई आपकी सहेली होती है जो आपको सपोर्ट करती है। बहुत दफे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कोई भी आपका साथ नहीं देता बिकॉज दे डोंट वांट कि उनकी पोजीशन खराब हो, तो कोई ना कोई शख्स को अपने साथ लेके चलें। और अगर बहुत आपको इस तरह लगता है कि कोई खतरा है, प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब and look at ways that how you can report that person or warn other people about this. This is also very important to speak up. अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अनोनिमस होके भी लोगों को इसकी अवेयरनेस दे सकते हैं। दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट। और दिस समथिंग सीरियस, then please take stand and get in touch with the legal procedures so that you can create that awareness, that stay away from that guy. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बात है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो वर्किंग फीमेल्स हैं, हम किसी मीटिंग में बैठे होते हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ़ फीमेल्स बहुत कम होती हैं और मेल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डोमिनेटिंग होती है। इसी तरह अगर आप ऑफ़िसेज़ में जाएँ तो बहुत कम सी लिमिटेड सी फीमेल की स्ट्रेंथ होती है। तो वो भी एक आपको मेंटली स्ट्रेस दे रही होती है कि मैंने अब बिल्कुल। सर्वाइव भी करना है। हालाँकि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही होती, बट आप उस तरह भी आपको ना एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी This कुछ is गाइड very करें true आप। of all. I have felt this also. मतलब कि ऑब्वियसली आप जैसे अपनी औरतों वाली की एनर्जी में आप बहुत सेफ महसूस करते हैं। विद मेन आई ऑलवेज फील दैट आई हैव टू कीप माय गार्ड्स अप एंड हैव टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ, बट आई हैव नोटिस्ड दैट ओवर टाइम, like it's just your hard work and the confidence that matters. कि मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है, क्योंकि जब मैं अपना पेज शुरू कर रही थी एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई वांट टू शेयर दीज थिंग्स, एंड इट रियलाइज कि जितनी मैं अपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रही थी, आप खुद शाइन करते हैं कि उस, लाइक नोबडी कैन डिनाई दैट, यू नो, कि कोई भी अगर न्यूट्रल शख्स हो तो वो डिनाई नहीं करेगा। इफ पीपल आर लुकिंग एट यू राबिया, दिल बी लाइक अच्छा है, राबिया अच्छा काम कर रही है, इररिस्पेक्टिव। सो पीपल विल एक्नॉलेज यू इफ यू आर डूइंग क्वालिटी वर्क। सो आई फील लाइक अगर हम ज्यादा एनर्जी अपने क्राफ्ट में, अपने काम में ज्यादा फोकस करें, सो यू विल इवेंचुअली शाइन। ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कर सकते कि लाइक मर्द रिजाइन कर दें, दैट्स हाउ द सिस्टम इज, पर हम जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं वो अपनी स्किल, अपनी आर्ट उस पे कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट लाइक फोकस ऑन दैट। या और इसमें एक थोड़ी सी ये बात है कि आई थिंक मेल्स भी वैसे हरास होते हैं इसमें अगर दैट्स अ आपकी वेरी गुड पॉइंट। फीमेल जी, बहुत स्ट्रांग है और वो इसमें बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं
सर लेकिन ये है कि इसमें जैसे आपने थोड़ा सा ये इट्स काइंड ऑफ कि आप जैसे आपने कहा आप डोर ओपन रखें या इस तरह से कुछ ऐसे आपको वाइब आ रही है इस तरह से कुछ करें। एज़ पर माय एक्सपीरियंस के बहुत सारे जो फीमेल जो मैं जब था तो उन्होंने एम्प्लॉय ने मुझसे जब शेयर किया, सो बहुत सारी ऐसी होते हैं कंडीशंस कि आप उस पर हर वक्त दरवाज़ा ओपन रखना या उस तरह से आप नहीं, या आप समझते हैं कि जो बॉस है या आपका जो उस वो एनवायरनमेंट है डिकोरम है वो उसमें नहीं है कि आप इस तरह से कह सकती हैं या उस तरह से कुछ हो। सो और बहुत बहुत सी दफ़ा में ऐसे भी होता है जैसे रबिया ने कहा कि जो आपकी बहुत सारे मेल्स होते हैं और फीमेल्स कम होती हैं, तो उसमें उस सिनेरियो में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो जो फीमेल खुद हैं वो ऑलरेडी उस इतना वो डाउन हो चुकी होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो फिर शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती और वो उस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह के इन्वायरमेंट में कि जब आप नहीं कह सकते या आपका बॉस या आपका इन्वायरमेंट ऐसा है, तो उस सिनेरियो में फिर आप कैसे करेंगे? यानी और ये ऐसा भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कभी वो बंदा ऐसी हरकत नहीं करता, इट्स अ लाइक कि उसकी 3-4 दफ़ा या आपकी कोई मीटिंग्स चल रही हैं और आपके डायरेक्शन हुआ है, फिर ही और शी कैन डू लाइक दैट। So again, I'm not an expert in these things, but what I can say, in my life, there was a point where I also felt very uncomfortable, but I made sure that I tell the person that this act makes me very uncomfortable and I don't find it professional. तो जो चीजें मैं verbally कर सकती थी वो boundary set करने के लिए, because if you feel that person is crossing your boundaries, और अभी मैं अपने पेज पे boundaries की बात करी थी, the moment you are not very firm and not very strong about it, ठीक है, that happens, one thing. Also seeking help, I am pretty sure organization में कोई ना कोई शख्स एक ऐसा होता है जिससे आप help कर सकते हैं. So try to get in touch with people who are supportive with you, ठीक है. कभी मतलब how can you make environment, and that's something that you need to figure out yourself, because हर work dynamic अलग होता है, हर चीज हर जगह की systems अलग होते हैं, तो उसका एक concrete मैं जवाब नहीं दे सकती. Knowing a specific situation हो सकता है, but overall make sure. जी आई वांट टू ऐड वन थिंग. देखें, ऐसा होता है कि कई दफ़ा आप जो है वो बात किसी को कह भी नहीं सकते कि लोग जजमेंटल हो रहे होते हैं और आपको फील होता है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे, वाई यही पर्सन मेरे से आके कंप्लेन क्यों करता है, तो इसी को क्यों प्रॉब्लम होता है, तो आप चुप हो. और वो चीज़ जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा होता है बिहाइंड वर्किंग एनवायरनमेंट, कि आप क्या करें, आप किस तरह से मैनेज करें. क्योंकि मैंने खुद भी अब आपको पता है इस तरह की चीज़ें आप लोग खुद आपने भी इवन फेस की होंगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन मैंने उसको ये रियलाइज़ किया कि आप अगले बंदे को जो है ना वो उसको ये रेड फ्लैग दिखा दें कि ये आपकी लिमिट है और बता दें, और किसी को सेफ. इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी कि आप अपनी कोई अगर फीमेल कॉलीग है या कोई मेल सेंसिबल कॉलीग है, उनको कॉन्फिडेंस में ले लें. बिल्कुल बिल्कुल. बात से डर रहे हैं कि हम सबको नहीं बता सकते और कोई जजमेंटल और हो मैं जाएगा. आपको मजे की बात बताऊं, that I've noticed the moment a woman gets stern or get bit loud, I think that is enough to scare in a way that she. and मुझे तो मर्दों के लिए थोड़ा सा problematic लगता है कि अगर औरत शोर मचा देती है तो ये एक प्री अज्यूम चीज होती है कि मतलब अली ने कुछ किया है, ठीक है. बहुत कम ऐसे सर्कमस्टांसेस में होंगे, तो ये मतलब आई अंडरस्टैंड कि औरत के पास ये भी प्रिविलेज है, ठीक है. So you know, if you know your power, ठीक है, and you are using it in like right way, so you should know that okay, this is what I have and I can be very honest about it and not use it in an unhealthy way. So for me, being stern with men who cross or try to cross the boundaries always worked. But again, हर किसी के circumstance अलग है, which you can definitely contact Ali. He said he's all these experts in his loop. So अगर कोई ऐसा specific किसी का मसला है तो please reach out and whatever we can do, we'll definitely do. Okay. And next, what about the confidence? Like if especially young girl, वो अगर जा रही हैं और फर्स्ट टाइम उनका कोई इस तरह से जॉब एक्सपीरियंस है और फर्स्ट डे या फर्स्ट उसमें अपनी साइट में वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर देती है, सो हाउ शी कैन बिल्ड. और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि वो इनिशियली इतना डाउन हो जाती हैं कि बस वो फिर आगे उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाती है, अगरचे वो काम नॉर्मल सा होता है, ना बॉस उनको प्रेशराइज कर रहा होता है, ना वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, बट दे फील लाइक बर्डन अपने सर पे वो पहाड़ बना. आपके साथ ऐसी सर्कमस्टांस हो या नहीं भी हो, आई फील
both of the genders have to spend a lot of time to find themselves. ये एक बहुत important चीज़ है जो I think is not talked about in our society. I think school, फिर college, फिर university, फिर work, फिर शादी. There is no point in which you're actually sitting with yourself to know who exactly you are. Yeah. जब आपके अंदर आपकी lack of awareness होगी, उसी की वजह से शायद आप अनहेल्दी जॉब में भी हो, शायद आपको पता ही नहीं हो कि ये मेरी तबीयत पे सूट नहीं कर रही है या ये एनवायरनमेंट मेरे लिए अनहेल्दी है, क्योंकि आप इतने सालों से अपने ट्रू इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं. सो दैट्स वन ऑफ द पॉसिबल रीजन दैट यू नॉट इन अ सेटिंग व्हिच इज हेल्दी फॉर यू. सो सबसे पहले टाइम स्पेंड करें टू फाइंड योरसेल्फ. एंड इवेंचुअली मैंने नोट किया कि जितने लोगों को अपने बारे में अवेयरनेस आती है, ठीक है, तभी वो उनका कॉन्फिडेंस भी आता है उसमें, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग. देन ऑल्सो they are more equipped to deal with challenges of the life. That is something also very important. And someone has joined in. Assalamu alaikum Neela. हमारी थोड़ी लेट हो गई थी. Now she joined. I'm so sorry. आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, actually मुझे पता ही नहीं चला कि कब पाकिस्तान में 5 बज गया. सच्चे आज काफी दिनों बाद मुझे रेस्ट करना, तो मैं आराम से चाय पी रही हूँ कि अच्छा अभी तो 1 बजे, जब यहाँ 1 बजेंगे तो 5 बजेंगे, तो मुझे एकदम मैंने देखा पाकिस्तान का टाइम. I'm so sorry again. It's okay मैम, it's okay मैम. कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम. मिस ये तुबा ताहिर हैं, ये थेरेपिस्ट भी हैं, एनएलपी कोच, थेरेपिस्ट नहीं है, एनएलपी कोच हैं. और हमारी डिस्कशन चल रही थी वर्क एनवायरनमेंट जिसमें हमारे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं मैन एंड वुमेन को, और स्पेशली वुमेन को. और ये रबिया ख़ान हैं, ये मेरी कोऑर्डिनेटर भी हैं जो सारा करती हैं प्रोग्राम को. और मैम ये शी इज़ अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और इन मिस नीलम असलम, और मुख्तलिफ चैनल्स पे GNN और पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स पे इन्होंने काम किया हुआ है. और शी कैन शेयर अबाउट हर एक्सपीरियंस दैट हाउ शी बिकम अ जर्नलिस्ट, एंड उन्होंने अपने वर्क एनवायरनमेंट में क्या क्या एक्सपीरियंस किए. सो मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके पहले तो, और फिर वंस अगेन आई एम सो सॉरी. कोई बात नहीं, we can start off because already I've talked about the challenges. How about you start off with telling the challenges you faced at your workplace? Actually मैंने मीडिया ज्वाइन किया था 2012 में. उस वक्त मैं मास्टर्स कर रही थी और मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था. पंजाब यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन स्टडीज में मास्टर्स कर रही थी. और उस वक्त के मीडिया में और आज जब मैं 2022 में बैठी हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है. उस वक्त कुछ कम चैनल्स थे, प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे. प्राइवेट चैनल्स जो था, चैनल्स का एक बूम था, एक प्रोग्रेस में थे. सब लोगों को के लिए एक माइलस्टोन होता था कि आप अगर किसी प्राइवेट चैनल में आपकी जॉब है, आप न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट, आप रिपोर्टर हैं, तो ये सारी अट्रैक्शन थी जो कि आज भी उसी तरह से हैं. लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात होती थी, आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, आपके ऑडिशंस होते थे और सेकंड ऑडिशन होता था और उसके बाद फिर आपको मौका मिलता था. लेकिन अब इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं. अब टिकटॉक आ गया है, अब और चीजें हैं कि आपको अगर शौक, अब टिकटॉक से लोग जा रहे हैं मीडिया. बिल्कुल ऐसे ही है. इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर एक चीज बहुत आ गई है. हाँ जी. तो हमारे जो वो कहते हैं ना कि किसी कौम को पहचानना हो तो उसके स्टार्स देखिए जी, पर्सनालिटीज, पब्लिक फिगर्स कौन है. तो हमारी मुझे कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि ये भी एक मीडियम है, डिजिटल मीडियम है. लेकिन अगर उसको पॉजिटिवली, ठीक है, एक हर कोई जो एक्टर है वो एक्टिंग करके ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, सिंगर म्यूजिक से ही अट्रैक्ट करेगा. लेकिन जैसे ही आप पब्लिक फिगर बनते हो, एक जिम्मेदारी आप पे आ जाती है कि आप को एजुकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, कुछ अच्छी बात सिखानी है. इंडिया में भी बहुत सारे, अगर हम कंपैरिजन करें, दुनिया में इन्फ्लुएंसर भी होते हैं. लेकिन वो साथ साथ अब देखें, इंडिया की जो सबसे बड़ी टिकटॉकर है, उसको आप जानते हैं, उसका नाम भी जन्नत है, जुबैर. उसका कंपैरिजन अगर आप हमारी जन्नत मिर्जा से करें, तो आप सिर्फ अगर उनके इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से एजुकेट भी करती है. हमारी जो लड़की है वो भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत है.
लेकिन अभी उसको ये चीज समझने में थोड़ा सा टाइम जी लगेगा जी कि जी उसको एक पब्लिक फिगर की, एक स्टार होने की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की दुनिया भर में एक जिम्मेदारी उस पे, वो चाहे ना चाहे, जब आपके मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप पे वो जिम्मेदारी आ जाती है। तो सॉरी मैं मतलब बात थोड़ी नहीं नहीं, कहीं बहुत और ले गई। खूबसूरत बात है, ज़रूरी बात है। वापस आती हूँ मैं मीडिया की तरफ। मीडिया में अभी तक भी, और जिस वक्त मैंने शुरू भी किया था, लड़कियों को एक खास हद तक देखा जाता है कि फील्ड रिपोर्टिंग से इनको दूर रखो। ठीक है, कर रही हूँ, पिछले दिनों वो सदफ का इंसिडेंट भी पेश आया था, लेकिन इस तरह से मेहनत कर रही है। अगर आपने ठान लिया है कि आपने इस मर्दों की, सॉरी मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ कि मैं मर्दों के खिलाफ कैंपेन चला रही हूँ, लेकिन ये मेल डोमिनेंस वाली इंडस्ट्री में जब आप आते हो, स्पेशली जब आप फील्ड रिपोर्टिंग में जाते हो, लड़कियों को कौन सी बीट्स दी जाती हैं, एंटरटेनमेंट कर लें आप, स्पोर्ट्स में भी लड़कियों को इतना नहीं मौका दिया जाता। और जो ऐसी फील्ड होती है ना कि बारिश हो रही है, चलिए जी मौसम का बीट कर दे रहे हैं आप, तो आज तक हमारी लड़कियों की, आज 10 साल के बाद भी वो एफर्ट, वो स्ट्रगल जारी है कि उनको पॉलिटिकल बीट्स, उनको सीरियस बीट्स मिले। अभी तक भी उनको कहते हैं कि हेल्थ बीट, क्योंकि आदमी उनको आने नहीं देते आगे, उनके लिए मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए सदफ भी चैनल 5 में जॉब कर रही थी, सदफ शहीद की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारे चैलेंजेस उस वक्त भी थे, अभी भी हैं। फिर न्यूज एंकर्स की अगर बात की जाए, मैं सिर्फ अगर अपनी न्यूज के ऊपर बात करूँ, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाती थी, न्यूज एंकर्स में लड़कियों की जब हायरिंग होती थी तो वो फेस की बुनियाद पे होती थी। बहुत कम ऐसी हमारी न्यूज एंकर्स हैं जिनकी इस बात पे हायरिंग हो रही हो। अब ये कितनी अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि इसमें टैलेंट है या इसका कंटेंट अच्छा है, वो ठीक है जब आप करियर शुरू कर रहे या हो, इसकी सोच अच्छी है, इसका पर्सपेक्टिव अच्छा है, कोई विजन है लाइफ में, या ये वाकई कोई एम्बिशन लेकर आई है, इस बात पे कभी हायरिंग स्टिल, अब और भी ज्यादा हालात खराब हो गए। अब तो वो टिकटॉक और इधर उधर से भी शुरू हो गया। उस वक्त भी ऐसे ही कुछ इन्वायरमेंट था, और उसमें मैं ऑनेस्टली पता नहीं, कुछ माओं की दुआएं और किस तरह से मैं, शायद या मेरा कोई न्यूज एंकर वाला फेस था, मैं भी कहूंगी कि शायद फेस की बुनियाद पे, क्योंकि हायरिंग ही फेस की बुनियाद पे होती थी, लड़कों की भी होती थी। फिर लड़कियों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वो बड़ी ट्रांसलेशंस करें, या वो पॉलिटिकल शोज करें, या वो पॉलिटिकल जितने हमारी इश्यूज हैं इनके ऊपर बात करें। उनको ये होता है कि आप बस बैठें और आप OCVO पढ़ें, OCVO पढ़ें, और ये जो डिफिकल्ट चीज आएगी ये मेल एंकर्स करेंगे। तो उस चीज में मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से मुझे ये था कि क्यों, या तो मेल एंकर अगर मुझसे कंटेंट में बेहतर है या टैलेंट उसका बेहतर है, मैं खुले दिल से कबूल करूंगी कि ये जो मेरे साथ इंसान बैठा है, लड़का है या लड़की है, मुझसे बेहतर है और ये बेहतर तरीके से इस चीज को आगे लेके चल रहा है। लेकिन सिर्फ उसकी जेंडर की बेस पे आप उसको आगे नहीं रख सकते। तो इसी बेस पे मैंने एक चैनल छोड़ दिया था, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है और फेमस चैनल है। मैं यहाँ पे उसका नाम ही लूंगी, कराची में, और आप समझ ही होंगे वो इस वक्त जो हुकूमत है उसकी बहुत फेवर में होता है वो हमेशा चैनल ना। तो वहाँ पे हमेशा लड़कियों को ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि लड़कियां बस आए, न्यूज वगैरह पढ़ें, और जो मेन रीच करेंगे ट्रांसलेशन वो लड़के करेंगे। तो ये सारे मसाइल का सामना अगर लड़कियों को करना पड़ता है, ये जहन में रख के उसको बताना पड़ता था। सेकेंडली, वर्किंग आवर्स। आपको पता है कि जब हम स्टूडियोज में हैं, लड़कियों के अगर कुछ मसाइल हैं, छुट्टी के जो मसाइल हैं, मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों की जब शादियां हुई मेरे साथ, तो जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी, पहले तो उनकी शादियों पे मसाइल बने, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई ओवरहर्ड समथिंग कि अब तो शादी हो गई, अब तो इनका शादी के बाद अपने घर में इंटरेस्ट होगा, आप हमें क्या फायदा देंगी। इस तरह की बातें भी मीडिया में होती हैं कि अब तो इनको हर वक्त जल्दी होगी घर जाने की, जबकि सारे मर्द शादीशुदा होते हैं, कभी उन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। लेकिन उनकी शादी से कभी कोई इशू नहीं होता कि अगर किसी मेल एंकर की शादी हो रही है तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती कि हो रही है या नहीं हो रही, इसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। लेकिन अगर फीमेल एंकर की शादी हो रही है तो ऑफिस में ये डिस्कस होना शुरू हो जाता है कि अब हमें कोई रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगी, सोचना पड़ेगी
मुख्तलिफ, मैं ये नहीं कह रही कि बुरे ही लोग हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बट मेनली माइंडसेट ये होता है। सेकेंडली उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करने की, जब मैंने बात की कि अब तो इनको जी छुट्टी दो, फिर इनको पैसे भी दो, फिर हॉस्पिटल, ये वो, इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं और इतना मुश्किल कर दिया जाता है एनवायरनमेंट, कह के नहीं, एक माहौल बना दिया जाता है कि लड़की खुद ही सोचती है कि उसको ये गिल्ट फील होता है कि मैं शायद अब ऑफिस में उतना टाइम नहीं दे पा रही, हालांकि वो वही लड़की होती है, वो उतनी इनकॉम्पिटेंट होती है, लेकिन वो ये गिल्ट इसके अंदर डाल दिया जाता है कि अब आप, हाँ जी हम समझते हैं आप पे अब जिम्मेदारी है, छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के साथ आप कैसे करेंगी, तो उसको छोड़नी पड़ती है कुछ अरसे के लिए, या कुछ और उसको ऑल्टरनेटिव देखने पड़ते हैं कि वो किसी के पास छोड़े अपने बच्चे को, फिर आए और फिर ये, और उनको कोई फेवर एक्स्ट्रा नहीं दी जाती, और अगर उनको कोई फेवर दी जाती है बच्चों के बाद, स्पेशली मैंने एक चैनल में देखा, एक फीमेल एंकर के घर एक छोटी सी उसकी बेटी की पैदाइश हुई और उसके बाद उसने कहा कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती। अब वो थोड़ी सीनियर एंकर नहीं थी, अभी बिल्कुल उसका करियर आगाज नहीं था, तो वो ऑब्वियसली इतना नए एंकर्स आते हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नाइट शिफ्ट भी करें। तो उन्होंने कहा कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती, मेरा छोटी सी बेटी है, तो उनको वो चैनल छोड़ना पड़ गया और वो अब किसी और चैनल में काम करती है, क्योंकि उन्हें कहा गया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जॉब इज जॉब, आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। उनको 1 साल का भी मार्जिन नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग एंकर बनना चाहते हैं, तो आप इंटर्नशिप पे लोग रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि बच्चे के बाद आपको नहीं लोगों को बर्दाश्त करना, तो जो खवातीन काम कर रही हैं इस वक्त मीडिया में, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, स्पेशली वो खवातीन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट अपने रास्ते पे काम कर रही है, कोई फेवर्स नहीं ले रही, कोई उनको इस तरह से नहीं है, तो मैं वाकई उनको बहुत मुश्किल होता है। वो जिहाद करती हैं जब अपने घर से निकलती हैं और 10 घंटे काम करती हैं, वापस आती हैं और अपने घरों में भी काम करती हैं, क्योंकि फिर हमारी लाइफ में भी तो आपको जॉब करने की इजाजत दी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप घर आके वापस काम ना करें। तो मैं काम पेश करूंगी स्पेशली खवातीन को, सॉरी ये थोड़ा वुमेन सेंट्रिक बिल्कुल, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा, जो आपने ये जिक्र किया कि हमारी पर्सनैलिटी और इन चीज़ों के ऊपर हायरिंग होती है इन अदर वेज, ब्यूटी और एंड ऑल दिस थिंग, और उसमें ये फेस रिकग्निशन देखी जाती है, सो इसको आप हाउ टू जस्टिफाई कि हम इसमें जब जाते हैं, तो आई थिंक कि बहुत सारी, ये टॉपिक तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट जनरली इसको ज़रा स्पीज आप करेंगे क्योंकि आप मीडिया में आए, कि इट्स एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम, या ऐसी चीज़ अल्टीमेटली मैटर करती है, मतलब आपको बोलना नहीं आता लेकिन यू आर वेरी प्रीटी एंड आउट लुकिंग, तो आप कितना अच्छा चल जाएंगी, व्हाट यू फील अबाउट दैट? देखिए, अगर आप हायरिंग को मेनली इसी बुनियाद पर, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत कम लोगों की, जब आप एक कुछ अर्से तक काम करते रहते हैं, तो फिर आपके काम बोलना जब बहुत शुरू हो जाता है, फिर आपके काम जैसे कुछ चैनल्स में इलेक्शन के दौरान कहते हैं, सारा साल को अच्छे एंकर्स नहीं रखते, 2-3 साल का, इलेक्शन के बाद कहते हैं चलो अब एक आधी अच्छी एंकर भी रख लो। अच्छे एंकर्स जो है वो, उनकी अब बजट डिमांड ज्यादा होती है, उनको पता है कि काम आता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कितना अर्सा चल जाएंगे, वो साल चल जाएंगे, जो आपने कहा ना कि सिर्फ खूबसूरती की बेस पे, क्योंकि एक जिम्मेदारी दे दी उन्होंने पॉलिटिकल ट्रांसमिशन करने की मेल एंकर्स को, ठीक है, आप ब्यूटी के लिए आपने किसी को हायर किया है, तो वो साथ बैठी हुई है। बहुत सारे चैनल्स अगर आप देखें, आई एम सो सॉरी, मेरी सारी बहनें हैं, रिस्पेक्ट है, लेकिन जो सच है वो सच है, और फिर हमें जेंडर से ऊपर जाके बोलना पड़ेगा कि वो आप पूरी ट्रांसमिशन में देखेंगे, ना उनको बात करने की इजाजत दी जा रही होती है, ना उनको बोलने की इजाजत दी जा रही होती है। उनका काम ब्रेक लेना है, उनका काम इंट्रोड्यूस कराना है, उनका काम हंसना है। आप एनालिस्ट वाले कितने प्रोग्राम्स देखेंगे पाकिस्तान में, जिसमें स्पेशली एक लड़की रखी जाती है जिसको कहा जाता है, अगर वो ग्रो करने की कोशिश भी करे, मैं ऐसे बहुत सारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनके साथ जो लड़कियां शोज कर रही होती हैं, जानती हूँ कि वो अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं कि हम भी कुछ बोल लें, हमारी भी कोई पार्टिसिपेशन हो, उनको शट अप कॉल दी जाती है। सॉरी मैं ये हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है, उनको कोई पोलाइटली नहीं मना किया जाता, उनको हार्शली कहा जाता है कि आपको हमने सवाल पूछने के लिए नहीं रखा, आपने सिर्फ सुनना है, बोलना हमने। अब आप देखें कि 40 मिनट्स का एक शो है, एक एनालिस्ट बेस्ड शो है, एंकर ने उसमें
इंट्रोड्यूस कराया, डेट ली, क्लोजिंग ली, 2 सवाल पूछे, उसके बाद वो चुप करके बैठी हुई। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो जो इंसान चुप करके बैठा हुआ, चलिए पहले 6 महीने नहीं बोला, वो समझ रहा था चीज़ों को, अगले साल नहीं बोला, 2 साल नहीं बोला, 3 साल बाद भी अगर वो सेम पोजीशन में है तो वो एनालिस्ट कितना स्ट्रांग है। मैं ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट को जानती हूँ जो कि बड़ा खवातीन की बात भी करते होंगे, ट्विटर पे भी इधर-उधर। उनके शोज में जब कोई आके एंकर बैठता है तो वो उससे कहते हैं कि इससे कहना कि मुझे ज़्यादा टाइम ना बताइए, उससे कहना कि मुझसे ज़्यादा सवाल ना पूछे, और अगर वो सवाल पूछे तो उनको भी बेइज्जत करते हैं, टीम को भी बेइज्जत करते हैं कि अच्छा। आप इसको मुझे इतने सवाल कर रहे हैं। तो मैंने खैर कभी एनालिस्ट बेस्ड शोज में एंकरिंग नहीं की, और अगर करूंगी तो अपनी टर्म्स पे करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो ये सारे मसाइल हैं कि वो कोई मसला नहीं है कि आ गए हैं तो अब कुछ नहीं आता कैसे चलेंगे, वो चलते रहते हैं, ओके। उनके रास्ते बनते रहते हैं। काम करने वालों के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता है, जिनको काम नहीं आता उनके लिए मीडिया में काफी रास्ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी। Yeah. बट आई थिंक अदर देन पाकिस्तान मेरा कुछ इंटरेक्शन आउट ऑफ दी, क्योंकि मैं इंटरनेशनली भी इनवाइट करता हूँ वुमेन को, एंड दे शेयर्ड मी पर्सनली, नॉट इन ऑन द प्लेटफॉर्म बट पर्सनली दे टोल्ड मी कि उनके कंट्रीज़ में भी समहाउ ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन ब्यूटी और इसकी पर्सनैलिटी की बेस पे हायरिंग होती है, क्योंकि फेस दिखाना होता है कैमरे में। तो इसमें जहाँ तक वहाँ तक भी अगर बात है तो हम शायद कुछ हद तक ये अंडरस्टैंड कर लें कि ठीक है जी, अब आपकी अगर पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल नहीं है तो ज़ाहिर है लोग आपको इतना नहीं, या चैनल को उतना नहीं रेटिंग मिलेगी या वट एवर। लेकिन जो दूसरी समझ में अगर उसको सम टाइम जैसे मैनिपुलेट भी किया जाता है, लाइक हरासमेंट तो बहुत आगे की, और वो तो हर डिपार्टमेंट में ही है, खाली मीडिया में नहीं है, बहुत सारी जगहों पर भी है। लेकिन उसमें जो बाकी चीज़ों के वाले से कहा जाता है उसको, यानी फीमेल एंकर आ गई है या होस्ट आ गई है तो उसको फिर डिफरेंट उसकी यानी डिमांड्स के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल पे पैकेज के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ और इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। सो अगर वो भी हैं देन आई थिंक कि इसमें जैसे हमारी अथॉरिटी है, पैमरा है, या आप लोग मिल के कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग की जाए या उनके बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ कंटिन्यू जैसे आप अब कह रही हैं कि ये हो रही है और ये बढ़ गई है, और फिर अब तो टिकटॉकर्स भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं, तो ये तो ख़त्म नहीं होनी, ये तो बढ़नी है। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और मेनली मेरा कंसर्न भी यही है। और मैंने ऑनेस्टली आपसे मेरी बात भी हुई थी, जब एक वो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि एक चैनल का नाम था, मैंने कहा मैं उसको छोड़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ी। मैं इस वक्त लंदन में हूँ, मैं यहाँ पे इस्लाम चैनल के साथ एसोसिएटेड हूँ, यहाँ पे इनका शो होता है गुड इवनिंग लंदन में करती हूँ। पाकिस्तान की मीडिया के साथ मैं बिल्कुल मेरा ताल्लुक रहता है, क्योंकि मैं यूट्यूब भी अपना चैनल रन कर रही हूँ। मेरी वेबसाइट भी मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि जब मैं मीडिया में काम कर रही थी तो मेरे अंदर एक, तो कहते हैं ना कि एक लेवल पे आके आपको डिप्रेशन होता है। जी जी जी। आप बहुत सारी चीजें जब आपके सामने खुल जाती है ना, पर्दे जी, खुल जी, रहे होते हैं, तो आपको डिप्रेशन आता है, क्योंकि बहुत सब काफी कुछ ऐसा हो रहा होता है हमारे अपने मुल्क में भी। अगर पाकिस्तान में हम देखें तो ऐसा हो रहा होता है, अभी अवाम में भी वो डिप्रेशन है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन आपको नजर आ रहा है, पता चल रहा है। तो वो एक जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, मुझे लगा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जो रियल इश्यूज हैं उनको किस तरह से इग्नोर करते हैं। जैसे छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई मसला हो गया है किसी फैमिली के साथ, किसी खातून के साथ या किसी बच्चे के साथ, तो वो उतनी देर ही स्क्रीन पे आपको नजर आएगा जितनी देर सारे चैनल्स उसके पीछे पड़ेंगे। जैसे ही ने बड़े चैनल ने कदम पीछे हटाया जी तो जी वैल्यू खो देगा, वो अपनी ह्यूमन वैल्यू भी खो देगा ऑन मीडिया। तो अगर आप कहेंगे कि कोई आपने जो भी बॉस है उनको किस तरह ये इम्पोर्टेंट इशू है, हमें इसको टेकअप करना चाहिए, वो कहेंगे कि नहीं अपनी मीडिया से आउट हो गया, कोई भी नहीं कर रहा। फिर मैंने अपनी वेबसाइट स्टार्ट की थी जिसमें मैंने सोशल टैब रिव्यू करी है, वो सारी चीजें कवर की थी। अभी थोड़ा सा बजट इश्यूज की वजह से उसमें काम नहीं हो रहा, इंशाल्लाह यू विल डू वन डे इंशाल्लाह। सो इसमें एक ये लास्ट पॉइंट बताइएगा कि जो यू वांट टू आस्क समथिंग। जी जी, आप करें अगली क्वेश्चन फिर मैं करती हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने ये बताया कि सारी ये चीज़ें जो कि एक शायद नेटवर्क ही कह लें कि जिसमें ये चल रही होती हैं और वो उसके मुताबिक उसको लेके चल रहे होते हैं। तो जैसे अब आपने कहा आपने क्विट किया और आपने छोड़ा उसको, और इस सारे इन्वायरमेंट में आप क्या समझते हैं एक नई जो लड़की है जो बिल्कुल अननोन, अभी अभी उसने कैरियर स्टार्ट करना है,
तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि मीडिया इज़ अ गुड फील्ड और नॉट इन जनरल? बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी बेस पे आप कोई भी फील्ड चुनते हैं। स्पेशली मेरा इस फील्ड में आने का मकसद ये था क्योंकि मैं डिग्री इसमें कर रही थी और मेरा एक पैशन था। मैं बचपन से एक आपको देख के लोग समझ रहे होते हैं ना कि ये किस तरफ जा सकता है या बच्ची बड़े होके। तो मैं डिबेटर थी और लाइक मैं इनफैक्ट मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ था ICS में। मैं HRM में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की गई थी और मैं उसको CA कर रही थी। तो मेरी एक IBA में फ्रेंड थी, तो मैं उसको मिली, वो स्कूल की फ्रेंड थी बचपन की। तो IBA के सामने ICS डिपार्टमेंट है, उसने मुझे कहा तुम कहाँ अपना इधर टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हारी तो सामने मंजिल है। तो उसके कहने पे मैंने सामने जाके अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट की थी, क्योंकि वो मुझे स्कूल से जानती थी कि मेरी क्या एक्टिविटीज थी, बोलना और ये और वो। और उसके बाद मेरा एक सोचा कि चलो अगर अल्लाह ने कम्युनिकेशन की स्किल दी है, जितनी भी दी है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत बेहतरीन स्किल्स हैं, पॉलिश करना होता है। अल्लाह ने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप उसमें मेहनत करके उसको निकालते जाओ। तो मैंने सोचा कि आप इसको एक बेहतर और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोगों की आवाज बना जाए, क्योंकि कभी बोलते में उनकी हिम्मत नहीं आती। तो अगर आप इस मकसद के लिए आ रहे हैं तो फिर ये फील्ड आपके लिए है। अगर अभी आप पैसे के मकसद के लिए आ रहे हैं तो वो आपको डिजिटल से भी मिल जाएगा, वो आपको टिकटॉक से भी मिल जाएगा, आपको बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप किस मकसद से इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये मकसद लेके आ रहे हैं, नेक मकसद, तो बहुत मुश्किल होगी, आपको रास्ते में बहुत पत्थर होंगे। और बिल्कुल शुरू में मैं यही बात कही थी कि जो लोग पोजीशंस पे हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल लाइक गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, कि वो फिर रास्ते लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, एम्पावर करते हैं कि यू नो आई सी दिस इन यू एंड आई कैन हेल्प यू इन व्हाटएवर। सो जो लोग अच्छी पोजीशन पे, आई थिंक उन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से बनती है कि वो लोगों को, और अगेन कनेक्टिंग इट बैक टू कि अपने अंदर कितना काम करना है, अपनी इनसिक्योरिटी को निकालना है, you know, so that the collective consciousness, yeah, collectively you want other people to shine with you, is something that I feel is very very important. ओके, रबी आखिरी 5 मिनट है, आप पूछना चाहें? जी बस अली, आप जैसा ही क्वेश्चन था मेरा कि जो यंग फीमेल है वो बहुत फैंटेसाइज करती है मीडिया की जॉब को। तो जैसे नीलम ने बताया एक्सपीरियंस से, तो वो आपने कर लिया आई थिंक क्वेश्चन। तो मेरा भी बस सेम ही क्वेश्चन था कि जो वो समझती है बड़ी बिल्कुल सी जॉब है तो हमें जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बहुत मजे हैं, तो उनको उनके लिए तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं आपके का जवाब दे देती हूँ, ये मजे वाली बात कही इसका। आप लड़कियां जरूर आए, मैं उनको बिल्कुल इनकरेज करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लड़कियां आए, क्योंकि लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं। तो मोस्टली लड़कियां दोस्तियों की बेस पे खबरें नहीं देती, पैसे लेन देन करप्शन के मामला ये जो होते हैं, जैसे फील्ड रिपोर्ट होता है कि पैसे ले लिए, जो लिफाफा टर्म बड़ी यूज होती है आजकल, तो वो बहुत सारी चीजों में लड़कियां इन्वॉल्व नहीं होती, मैक्सिमम लड़कियां। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर लड़कियां, लेकिन मजे नहीं है ये जो रोज रोज मेकअप करना, रोज रोज बाल बनाना और फिर जिंदगी अपनी के साथ मिलाना, कि आप 1 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट आप बिल्कुल आपको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आप स्टूडियोज में 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते अगर आप लाइव शोज या लाइव न्यूज कर रहे हैं। तो इतना आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर मेकअप, और फिर इतने सारे लोगों से रोज इंटरेक्ट करना, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, आपके ड्राइवर जो आपको पिक करके लेके जा रहे हैं, आपकी न्यूज रूम की टीम, आपके प्रोड्यूसर्स, आपके बॉसेस, रिपोर्टर्स, इतने सारे लोगों के साथ आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हो। और इतने सारे लोगों में बहुत सारे नेगेटिव भी लोग होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव भी होंगे, दिल जलाने वाली बातें, हर्ट करने वाली बातें। इतना आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग अगर आप हैं, तो इस मजे के पीछे ये सारी स्ट्रगल चल रही होती है। तो अगर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 10 घंटे बाद घर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है आपने अपना दिमाग पूरा इस्तेमाल कर लिया, आपको एनर्जी नहीं बची। वैसे मैम जनरली सेइंग समहाउ थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगा कि ख़वातीन भी अब आने लगी हैं जो काफ़ी कुछ करती हैं
मतलब in the mean of corruption, not in financial but in other means. I'm not saying कि खवातीन corruption में involved नहीं है, definitely involved है, मैं ratio बता रही हूँ कि हाँ ratio definitely men का ज़्यादा है. Yeah. Thank you so much मैम, वेरी वंडरफुल टॉक. आप थोड़ा लेट आई हैं बट इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव टॉक. नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको ज़हमत देंगे, आपके ही एक जो आपने स्टार्ट किया अपना नया प्लेटफॉर्म उसके ऊपर बात करेंगे और मज़ीद इस पर करेंगे. और आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान में स्पेशली मीडिया और जिस तरह से IT और इन सारी चीज़ों का रुझान बढ़ रहा है तो मैनर्स और ये सारी चीज़ें और ये इन चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहसास किया जाए और मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट हो. वाकई एक इस्लामिक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए. वह हम विश कर सकते हैं और दुआई कर सकते हैं. आई होप कि इंशाल्लाह इट वुड बी अ बेटर. सो नेक्स्ट टाइम वी विल ज्वाइन अगेन विद द नेक्स्ट टॉक. थैंक यू मैम. तुबा ताहिर हमारे साथ थी, NLP कोच. नीलम असलम हमारे साथ थी, शी इज़ अ रिनोन एंकर पर्सन. एंड थैंक यू रबिया माई कोऑर्डिनेटर. एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम अगेन. अल्लाह हाफिज़. Thank you. Allah Hafiz. Okay.